गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है ये हमने पढ़ लिया था और उसके हमने युक्तिपरक और नैतिकपरक जो कारण हैं, नैतिकपरक तर्क जो हैं वो भी देख लिए थे। और कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, यहाँ पर एक समस्या है कि एनीते और जो सेल्वी है उन दोनों की, तो यहाँ से पूछा था आपसे कि दोनों की समस्या किस तरह से हल हो सकती है। तो दोनों की जो समस्याएं हैं वो सामुदायिक सरकार द्वारा हल हो सकती है कि जिस तरह से बेल्जियम ने एक बीच का रास्ता अपनाया था कि समाज का कोई भी वर्ग हो सबको अपने उनके अधिकार मिले। तो ऐसे ही जैसे कि एनीते हैं वो बेल्जियम के डच माध्यम स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसके जो फ्रेंच भाषी जो मित्र है वो चाहते हैं कि पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में हो। ऐसी ही सेल्वी है जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में रहती है और उसके बहुत से तमिल भाषी मित्र हैं, वो भी चाहते हैं कि तमिल में ही पढ़ाई हो। तो इस तरह से सबके हित की चिंता करते हुए हमें अब इसमें जो पूछा है कि कौन सी सरकार उनकी इच्छा को पूरी कर सकती है, तो जो सामुदायिक सरकार है वो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। अब यहाँ पे जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने खलील की उलझन को देखा था। खलील की उलझन क्या थी कि उसके जो माँ बाप हैं वो अलग अलग समुदाय के हैं, ठीक है, यानी जो उसके पिता हैं उसके पिता किस वर्ग के हैं, ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, और उसकी जो माँ है वो मुसलमान है। और लेबनान के में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। जो बैरूत शहर है उसकी राजधानी बैरूत में भी वो बस जाते हैं और वे साथ रहते हैं, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते थे। यानी यहाँ पर क्या है, श्रीलंका जैसी ही स्थिति उत्पन्न थी। अब गृह युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो लेबनान के जितने भी नेता थे उन्होंने क्या किया, विभिन्न समुदायों के बीच भी अपनी सत्ता का बंटवारा कुछ नियमों के आधार पर उन्होंने कर दिया। और उनके अनुसार यह तय हुआ कि देश का जो राष्ट्रपति है मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए, यानी जो राष्ट्रपति है वो कैथोलिक यानी ईसाई होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री है वो मुसलमान होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि ईसाई के हित भी बना रहेगा और मुसलमानों का हित भी बना रहेगा, यानी राष्ट्रपति जो है वो ईसाई है और मुसलमान जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनके पद बांट दिए गए, जैसे कि बेल्जियम में हुआ था। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय हुआ। यानी यहाँ पर भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया, कुछ ईसाइयों में शक्तियाँ दे दी और कुछ मुसलमानों में, ताकि मुसलमानों को ये ना लगे कि हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है, और ऐसे ही ईसाइयों को भी ना लगे, तो वहाँ पर क्या है, उनको शासन में दोनों की भागीदारी कर दी गई। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। इसके अनुसार क्या हुआ, जो ईसाई है वो फ्रांस से अपनी मांगी नहीं करेंगे, और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। यानी अब कोई भी जो वर्ग है वो एक दूसरे से सहायता नहीं मांगेगा। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौतों का आदर करते हुए उसे मान रहे थे। अब बाद में क्या हुआ, मुसलमान में जो है मेजॉरिटी हो गई, लेकिन जो तय हुआ था उसी समझौते का वो आदर कर रहे हैं। लेकिन जो खलील है उसको ये जो तरीका था, ये रास्ता उसको उलझन भरा लगता है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा पद लेना था, लेकिन बड़ा पद लेना था तो जो सरकार में जो शक्तियां बांटी हुई हैं वो क्या है, एक सिया और मुसलमान। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता का। वह चाहता है कि उसे किसी भी धर्म में जोड़कर पहचाना जाए। धर्म से उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। लोकतंत्र में क्या है कि सबको ही आगे बढ़ने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था।
खलील को मन में यही समस्या बार बार घूम फिर कर आ रही थी। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। तो खलील की ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे कि हमारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, हम इलेक्शन के ज़रिए क्या करते हैं, अपने शासक को चुनते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, लेकिन उसमें बहुमत ज़रूरी है। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। लेकिन जिन्होंने पहले युद्ध जो उनके पूर्वजों ने, खलील के पूर्वजों ने जो देखा था, उनका कहना है कि जो व्यवस्था है वही सही है, क्योंकि इसमें ना ही मुसलमानों में लड़ाई होगी और ना ही ईसाइयों में लड़ाई होगी। अभी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए और वे रुक गए। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप अब पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपको मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी। तो अगर आपको अधिकार दिया जाए लेबनान का कानून लिखने के लिए तो आप क्या करेंगे? क्या पुरानी व्यवस्था ही चलने देंगे या कुछ नया करेंगे? तो मेरे हिसाब से तो आप कुछ नया ही करना चाहेंगे, जिसमें सबकी भागीदारी हो, जिसमें समाज के सभी वर्ग की अपने अपने शासक चुन सके, अपने आप सरकार चला सकें। चलिए तो आगे देखते हैं। अब है सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं। देखिए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। अब राजनीतिक सत्ता यानी जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्ता को हम साझेदारी कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को बांट नहीं सकते, लेकिन उसको शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अब जैसे कि पुरानी मान्यता के अनुसार क्या है कि शक्ति एक ही हाथ में रहना चाहिए। अगर शक्ति बिखर जाएगी तो क्या होगा? कहते हैं कि एकता भी बिखर जाएगी, ऐसा पहले माना जाता था। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। अब जैसे शक्तियां अब सभी के हाथ में हैं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, तो अगर हम कोई भी निर्णय लेना चाहेंगे तो क्या होगा उससे कि हमें निर्णय एक व्यक्ति से ना पूछकर जिनके हाथ में शक्तियां गई हैं उनसे सबसे ही पूछना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आप सबको पता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की जितनी भी शक्तियों का स्रोत है वो क्या है? जनता है। यानी जनता ही अपने शासक को चुनती है और जनता ही इस देश को चलाती है। जनता ही सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सहायता करती है। तो इस तरह से जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की हिस्सेदारी हो तो वही शासक अच्छा समझा जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की जो साझेदारी है उसके अनेक रूप हैं। तो सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।